अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जनाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान में बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन इससे पहले के बाकायदा सेगमेंट का आगाज़ करें, एक छोटी सी बात आपके साथ लाजमी तौर पर शेयर करने वाली हूँ। जनाब, हर सही दिखाई दी जाने वाली चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो हक़ाइक़ पर मबनी हो। कई दफ़ा क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, 2021 का ये ज़माना बहुत फास्ट चल रहा है, तो हर चीज़ जो हमें सही दिखाई दे रही होती है ज़रूरी नहीं है कि वो दुरुस्त हो। कई दफ़ा सिर्फ जज्बाती लैंग्वेज यूज़ करके एक रिएक्शन हासिल करने की कोशिश की जा रही होती है। मेरी सिर्फ आपसे एक मामूली सी दरख्वास्त ये है कि आप सोशल मीडिया पर, अपने फेसबुक पर या जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पर कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले एक मरतबा हक़ाइक़ की जो तस्दीक है वो लाजमी तौर पर करें ताकि इश्तियाल ना बढ़ सके। बहरहाल जनाब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जो पहला सेगमेंट है वो हम करेंगे महंगाई के हवाले से, क्योंकि जो मुल्क में महंगाई का घोड़ा है वो बेलगाम हो चुका है। कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। आम आदमी तो क्या, मिडिल क्लास तबका भी पिस कर रह चुका है। बच्चों की स्कूलिंग से लेकर खाने पीने की अशिया तक अफोर्ड करना मुश्किल हो चुका है। कभी हम सुनते हैं कि डॉलर का रेट एक मरतबा फिर से रुपए की कदर डाउन हो गई, डॉलर बढ़ गया, सोने की कीमत में इजाफा मजीद हो गया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है, शाय खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। ऐसे में आम आदमी का जो जीना है वो दोभर हो चुका है। बहरहाल गुज़श्ता दिनों गूंज आ रही थी पाकिस्तान के IMF से जो मुज़ाकरात के हवाले से, दो के हुकूमत ने कुछ खुफिया रखने की कोशिश की मामलात को, लेकिन जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि हुकूमत के जो मुज़ाकरात मतलब मज़ाकरात जो दौरा सऊदी अरब रहा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वो कामयाब रहा और वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के बाद $3 अरब जो है वो सीधा पाकिस्तान के स्टेट बैंक में आ चुके हैं। इसी के हवाले से बात करेंगे जनाब। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला न्यू पाकिस्तान के लिए। ये जो IMF से कर्ज लेना था वो तो गालिबन नहीं मिला और हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात के हवाले से कुछ मामलात खुलकर बताए भी नहीं। बहरहाल जो खबर आ रही है वो ये कि वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब से $3 अरब जो हैं वो पाकिस्तान को कर्जा मिल चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि IMF से मुज़ाकरात नाकाम रहे तभी सऊदी अरब के मुस्बत नताइज सामने आए? देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूं कि ये बात बहुत ही तशवीशनाक है कि IMF के प्रोग्राम के अंदर हम हैं और IMF ने इस बात का इशारा दिया था अभी कि हम तो आपका कर्जे की किस्त दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी मईशत जून 2021 के बाद इतनी तबाह बर्बाद हो चुकी है कि हमारी किस्त मिलने के बाद भी रुपए की कदर गिरती रहेगी और पाकिस्तान की मईशत बुहरान की तरफ चली जाएगी। तो IMF ने इस बात का इशारा दिया कि हम आपका कर्जा मंजूर कर रहे हैं, लेकिन पहले आप मजीद फंड्स का इंतज़ाम करें, वरना हमारी किस्त देना बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इसलिए हंगामी तौर पर जो है पाकिस्तान ने कोशिश की, वहाँ दौरा किया और शौकत तरीन अपना वहाँ पर मुज़ाकरात छोड़कर वाशिंगटन में यहाँ पहुँचे और $3 अरब का नकद और $1.2 अरब का जो है उधार तेल लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने कर्जा लिया है सऊदी अरब से, ये IMF की अमली तौर पर शराइत के मुताबिक है और अब आप देखेंगे 1 या 2 रोज़ में IMF का कर्जा मंजूर हो जाएगा कड़ी और सख्त शराइत के साथ। मगर दूसरी बात जो मैं ज़रूर कहूँगा कि इससे एक तो हुकूमत का ये दावा बातिल हो गया कि हमने मईशत को इस्तेहकाम दे दिया है, अब हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा गैर मुस्तहकम है। जून के बाद तो मईशत तबाह हुई है, मगर जो इससे भी ज़्यादा परेशानी की बात है हर पाकिस्तानी के लिए भी, वो ये है कि हमने 3 वर्षों में अपने बैरूनी कर्जों में जो इजाफा किया है वो $27 अरब का है, यानी $9 अरब सालाना, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है, जबकि कोई प्रोजेक्ट नहीं बना बड़ा। दूसरी बात यह है कि इस दौरान में 82 अरब की तरसीलात पाकिस्तान आई, जो कि पिछले हुकूमत की इतनी मुद्दत से $16 अरब ज़्यादा थी। तो ये $16 अरब भी मिल गए, $27 अरब भी मिल गए। IMF ने ज़रूर हमारे किस्तें रोकी हैं, मगर उन्होंने पाकिस्तान को $4.2 अरब नकद दिए हैं ताकि हम कोविड से निपट सकें और G17 ने हमारे कर्जे माफ़ कर दिए हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि बैरूनी कर्जों, बैरूनी इमदाद पर जिस तरह हम इन्हिसार बढ़ा रहे हैं वो पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए तबाहकुन है
और अमलन मैं ज़रूर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो इस्तेमारी ताकतों का मकसद है कि पाकिस्तान को कमज़ोर रखना, उसमें मुआवनत हम कर रहे हैं कर्जे लेने की पॉलिसियों की वजह से। और इसके नतीजे में हम देखेंगे महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी, मईशत की शरह नमो सुस्त रहेगी, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी खुदा न खास्ता, और गरीब और अमीर का फ़र्क बढ़ेगा। बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं और ये तो सवालों के जवाब हुकूमत को देना होगा। देखिए, इस 3 वर्षों में 41% हमारे रुपए की कदर गिरी, 41%, जबकि बांग्लादेश की गिरी है 3 से 4% और भारत की गिरी है 9 से 10%। तो हमने क्यों जानबूझ के ऐसे प्लानिंग की, ऐसे इक़दाम उठाए कि 41% गिर जाए, तो उससे तो महंगाई का तूफान भी आना था और मईशत को तबाह भी होना था। इसका हुकूमत को डिफेंड करना पड़ेगा और स्टेट बैंक को जब भी कटहरे में लाएंगे उनको ये जवाब देना। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि 82 अरब डॉलर की तरसीलात पाकिस्तान आई, तो अगर पाकिस्तान की मौशी पॉलिसी की बात की जाए तो आप समझते हैं कि ये सिर्फ तरसीलात तक ही महदूद है? नहीं, देखिए, ये तरसीलात अगर सही मानों में आप देखें, स्टेट बैंक ये कहता है कि ये कारकुनों की तरसीलात हैं, वर्कर्स की तरसीलात तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 15 या 20 अरब डॉलर की होंगी। बाकी तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) के तहत आ रही हैं, यानी हुंडी से पैसा यहाँ जाता है बाहर और वो फिर तरसीलात में आ जाता है। और हमारा कानून है कि स्टेट बैंक के अलावा कोई पूछ नहीं सकता। और जो आम बात है कि कभी हुकूमत पाकिस्तान कौम को ये बताए तो सही कि 82 अरब डॉलर भी आ गए, 27 अरब डॉलर भी आ गए, कर्जे भी मिल गए, वो पैसा जा कहाँ रहा है जो आपको सऊदी अरब के पास जाना पड़ा? ऐसा तो नहीं कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है और ये जो पैसा 82 अरब डॉलर है, इसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से वापस चला गया और टैक्सों की मद में कई सौ अरब रुपए का नुकसान हो गया। हुकूमत को ये बातें पता हैं, लेकिन ये सवाल तो अब उठाना पड़ेगा। इतने वसाइल आपको मिले, इतने कर्जे मिले, रेमिटेंसेज आए, IMF ने दिया, G20 ने आपको मोहलत दी, वो पैसा गया कहाँ? क्योंकि कोई आपका बड़ा प्रोजेक्ट तो लगा नहीं। और हंगामी तौर पर पाकिस्तान को क्यों जाना पड़ा सऊदी अरब के पास, वरना मईशत जो है बुहरान का शिकार थी। और अब 2018 की जो लेवल हमारी थी उसमें तिजारती खसारा उसी तरफ जा रहा है जिसको हमने दिवालिया कहा था, इस साल बिल्कुल उस तरफ जा रहा है। तो कौम को अगर एतमाद में लें और सही बात बताएं कि मईशत हमने तबाह की है, शरह सूद जो डिस्काउंट रेट था वो स्टेट बैंक ने मार्च से जून 2020 तक दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा कमी कर दी। ज़रा हम उन्हें कटहरे में खड़ा करें, क्या खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोविड-19 से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, जो आपने सबसे ज़्यादा कमी करके सस्ते कर्जे दिए लोगों को, उन्होंने गाड़ियाँ खरीद ली, गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स की, मईशत तबाह हो गई और उस नुकसान को पूरा करने के लिए आपने कौमी बचत स्कीमों पर नर्ख कम कर दिए। ठीक है। और एक जुमला बता दूं, और डिपॉजिट रेट से 600 अरब रुपया कानून तोड़ के आपने 3 साल में जो है मार्च 2020 डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि ये सब कुछ जानबूझ के किया गया या इसके पीछे कोई और कहानी है? देखिए, कोई भी इतना बेवकूफ़ तो नहीं होता ना। अब जिनको हमें नज़र नहीं आ रहा कि हमारे रुपए गिर रही है और कहीं नहीं गिर रही, यहाँ पर फिर झूठ बोलते हैं कि जनाब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पेट्रोल सस्ता है। ऐसा नहीं है। डीजल जो है वो बांग्लादेश में और श्रीलंका में हमसे सस्ता है। इसी तरीके से बिजली जो है सनती वो और तिजारती वो पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगी है। तो जब आप अपनी कौम को सही बातें नहीं बताएंगे, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने अमलन अमेरिका का जो न्यू ग्रेड गेम है उसके मकासद में मुआवनत की है। हमारे जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो तो IMF से आए वहीं वापस चले जाएंगे। और जो 2009 में पाकिस्तान के साथ हुआ था, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, गलत बयानियां की थी और उसकी तबाही आई थी, वही तारीख अब दोहराई जा रही है और बड़ी मुश्किल में है। जब तक आप कटहरे में खड़ा नहीं किया जाएगा, हमारा सेनेट उनको बुलाए, हुकूमत को बुलाए, स्टेट बैंक को बुलाए और आप सवाल पूछें उनसे कि भाई 41% क्यों रुपए की कदर कम हुई, आपको सऊदी अरब के पास क्यों जाना पड़ा? आप तो कहते थे मईशत मुस्तहकम हो गई है। तो ये तस्लीम तो करें ना। अगर तस्लीम नहीं करते, और मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि ये नाअहली है, पता ही मैं तैयार नहीं उसके लिए। बहरहाल आपने बहुत ही एक संजीदा और नाजुक सूरत हाल की तरफ इशारा किया है, इंडिकेट किया है। सर, मुझे ये बताएगा कि अब सबकी नजरें जो हैं ये 3 अरब डॉलर जो सऊदी अरब से मौसूल हुआ है उसके ऊपर है। आप समझते हैं इसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा? कोई आम आदमी को रिलीफ मिलेगा इसके बाद, या ये मजीद कर्जा है पाकिस्तान पर? इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि जो 3.2% सूद की शरह पर यह पैसा हमें मिला है, और इसका मकसद ये है कि जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर थे जिस पर दबाव पड़ रहा था उसको आर्जी जो है आर्जी तौर पर वो मिल जाएगी, थोड़ा सा सहारा।
लेकिन इसका ये समझना के रूप में कि पाकिस्तान में महंगाई कम होगी, ये अपने आप को धोखा देने के मुताबिक है। सर, पाकिस्तान में चले मैं एक आम आदमी के लिए सिर्फ सवाल करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग टेक्निकल बातें भी नहीं समझते हैं। मुल्क में क्या महंगाई रिवर्स होगी? अगर होगी तो उसके लिए हुकूमत को क्या करना पड़ेगा? ये आम आदमी ये जानना चाहता है। देखिए, खुदा न खास्ता, अल्लाह करे मेरी बात गलत हो, पाकिस्तान में महंगाई कम होने का कोई इम्कान नहीं है इस माली साल में। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो नरम से नरम अल्फाज में मैं कहूँगा कि वो झूठ बोलता है, कौम को गुमराह करता है। वो महंगाई कम नहीं होगी बल्कि आवाम की तकालीफ बढ़ेंगी। अभी बिजली के नर्ख और बढ़ाए जाएंगे, अभी पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख और बढ़ाए जाएंगे, अभी शरह सूद में इजाफा होने वाला है। मैंने आपको 3 जो है वो प्रोजेक्शंस दे दी हैं। तो आवाम के लिए इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आवाम के लिए रोने वाला भी पाकिस्तान में कोई नहीं है, सिवाय इसके वो घरेलू झगड़े होते रहें, मारपिटाई करते रहें और दफ्तर में जाके काम नहीं करें कि हम डेस्परेट हैं। इसके अलावा मुझे खुदा न खास्ता कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपना जो इंतखाबी मंशूर था और 10 नुकाती हिकमत अमली थी, उससे 100% इनराफ किया है। एक होता है अमल दरामद ना करना, एक होता है इनराफ करना। यानी हमारी अशराफिया की मईशत है, अशराफिया के मुफाद में सारे फैसले हो रहे हैं और हमारी जो पॉलिसियाँ हैं वो वही हैं जो इस्तेमारी ताकतें चाहती हैं। हम न्यू ग्रेड गेम के मकासद पूरे कर रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डाल रहे हैं और पाकिस्तान की जो है बेसाखी से एक मईशत चला रहे हैं। मईशत चलाई जाती है अपनी बचतों से, अपने टैक्सेस से, अपनी मुल्क की सरमायाकारी से। हम चला रहे हैं बैरूनी कर्जे, बैरूनी इमदाद, बैरूनी तरसीलात जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) के तहत आ रही हैं, जिस पर कभी भी FATF एतराज कर सकता है, कभी भी अमेरिका उस पर झटका मार सकता है, क्योंकि अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब और UAE यहाँ से 70% रेमिटेंसेज आ रही हैं और उसका बड़ा हिस्सा, जैसे मैंने आपसे कहा, इनडायरेक्टली वापस चला जाता है। इसका सबूत ये, इतने पैसे जो आए तो आपने कोई प्रोजेक्ट तो नहीं लगाया, तो फिर वो पैसे गए कहाँ? हुकूमत कौम को तो जरा बताए कि इतने पैसे गए कहाँ हैं। जब नजर नहीं आ रहा है तो दोबारा भागना पड़ रहा है और कर्जे लेने पड़ रहे हैं, तो ये संगीन सूरत हाल है। अपोजिशन अपने दिफा में लगी हुई है, तो ये सवाल कौन पूछेगा? ये बहुत बड़ा अहम सवाल है, कई अहम सवाल है। अगर आपकी मईशत बेहतर थी तो आप IMF प्रोग्राम से निकलते क्यों नहीं है? अगर मईशत बेहतर थी तो फिर सऊदी अरब के पास आप क्यों भागे हैं? और IMF की शर्त आपने ये क्यों मंजूर की कि मजीद बाहर से पैसा लाएं तब हम आपको कुछ देंगे? ये तो ऐसा सूरत हाल है कि बिल्कुल हमने अपने आप को मफलूज करके दुनिया के रहमो करम पे छोड़ा है और ये बात भूल गए कि हम जौहरी ताकत हैं और उसके लिए दुश्मन बहुत हैं और हम अपने आप को कर्जों के बोझ में और बैरूनी कोई फ्री लंच नहीं होता। अगर कोई हमें पैसा दे रहा है तो उसकी कभी ना कभी आपको शराइत माननी पड़ेंगी। तो कौम को ये समझाना पड़ेगा कि महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी अभी खुदा खास्ता हमें नजर आ रही है। बिल्कुल, महंगाई और गुर्बत मजीद बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है और हम यहाँ पर आवाम को ये भी याद करवा दें कि खान साहब का बड़ा ये दावा था हुकूमत में आने से पहले कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे और कर्जा तो हम कभी भी नहीं लेंगे और यही मैंडेट था PTI की गवर्नमेंट का। बहरहाल उम्मीद अच्छे की कर सकते हैं। सर, डॉलर के रेट मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, 176 जो है वो डॉलर जो है 176 रुपए से भी क्रॉस कर चुका है डॉलर। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब ये जो पैसा आया है सऊदी अरब से, इसलिए ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं, तो इससे आपको रुपए की कदर में कुछ बेहतरी नज़र आएगी। यकीनन कुछ ना कुछ कमी भी होगी, मगर ये बहुत ही आर्जी होगी, मुख्तसर मुद्दत के लिए होगी। जब ये 3 अरब डॉलर का जो पैसा आया है, आपका तजारती खसारा तो 8-10 अरब डॉलर एक क्वार्टर में होता है, तो ये पैसा जल्दी ख़त्म हो जाएगा और IMF से कुछ कोई बड़ा अमाउंट की मिलने वाली नहीं है। तो आर्जी बेहतरी ज़रूर नज़र आएगी। हुकूमत कामयाबी के दावे भी करेगी, लेकिन उसके बाद फिर रुपए की कदर पर दबाव होगा और मैंने जैसे कहा शरह सूद बढ़ाया जाएगा, बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, पेट्रोल भी मसनूआत के नर्ख बढ़ेंगे। बजट खसारा हमारा बेतहाशा बढ़ गया है और हमने जो आदाफ रखे थे बजट में वो बेमानी हो चुके हैं। तो कई 100 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगने का बड़ा वाज़ेह इम्कान नज़र आ रहा है। तो 3 अरब डॉलर से पाकिस्तान के मसले हल होने वाले नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा इस साल का जो तजारती खसारा है उतना ही होगा जो 2008 में था, जिसको हमने दिवालिया करार दिया था। हम तो खुद उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन चंद हफ्तों के लिए आप देखेंगे रुपए की कदर बेहतर हुई है और हुकूमत फिर कामयाबी के दावे करने शुरू कर देंगे। हालांकि ये आर्जी बेहतरी होगी, ये पैसा जैसे ही खत्म होगा दोबारा प्रेशर में आ जाएगा। ठीक है,
डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अब सूरत हाल तो आपने कुछ अच्छी बयान नहीं की है, लेकिन दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क कौम के लिए, गरीब शख्स के लिए कोई आसानियाँ पैदा हों, कोई ज़राए पैदा हों। बहरहाल प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे, साथ रहिएगा। और प्रोग्राम के इस हिस्से में, इस सेगमेंट में एक संजीदा मौजू की तरफ आपकी तवज्जो हासिल करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, मामला है ख्वाजा सराओं के हकूक़ का और उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। वफाकी शरई अदालत ने कहा है कि ख्वाजा सराओं को वो तमाम बुनियादी हकूक़ हासिल हैं जो कि एक आम आदमी को मुयस्सर हैं, लेकिन जनाब इस पर जो मौक़िफ़ सामने आया है एक फ़रीक़ का, हम गुफ्तगू भी करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर उनसे। उनका कहा जा रहा है उनकी जानिब से कि जो ये कानून है इससे हम जिन्स परस्ती को फरोग मिलेगा और इस कानून से ख्वाजा सराओं के हकूक पर डाका डाला जा रहा है। ये हम आपको बता दें कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2018 जो कि अब मुल्की कानून का हिस्सा बन चुका है। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट मौजूद हैं जनाब औरिया मकबूल जान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपका मौक़िफ़ ये है कि मैं इस केस में फरीक बनने आया हूं, ताहा मौक़िफ़ आपने रखा कि ख्वाजा सराओं के हकूक़ को सल्ब करने नहीं आया हूं। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से हम जिन्स परस्ती को फरोग मिलेगा इस कानून की वजह से? देखिए, ये जो पूरा कानून है ये 18 मई 2018 को ये पास हुआ था असेंबली से, और ये शायद खाकान अब्बासी के आखिरी दिन 10-12 दिन रहते थे और फिर इसको खामोशी से जल्दी जल्दी पास करके इस कानून का हिस्सा बना लिया गया और फिर उसके बाद मीडिया जो है इलेक्शनों में चल पड़ा। ये इस कानून का अगर आप मुतालिया करें तो इसमें ट्रांसजेंडर्स को एक खास तरीके से एक उनका इस्तेसाल करने का रास्ता अख्तियार किया गया है, और दूसरा यह है कि इसके अंदर ऐसी शिकें डाल दी गई हैं कि जिसके अंदर कोई भी शख्स जो है अपने आप को किसी भी वक्त कोई भी जिन्स के तौर पे डिक्लेयर कर सकता है। मसलन इसमें लिखा गया है जेंडर एक्सप्रेशन, कि एक जेंडर होता क्या है, रेफर्स टू ए पर्सन्स प्रेजेंटेशन ऑफ हिज जेंडर आइडेंटिटी एंड द वन दैट इज परसीव्ड बाय अदर्स। एक जेंडर जो है उसकी डेफिनेशन ये की गई है कि अगर वो अपने आप को बताता है कि मैं औरत हूं, बेशक उसको मेडिकल सर्टिफिकेट में मर्द लिखा हो तो वो औरत है उनके लिए। अगर एक औरत बताती है मर्द हूं तो उनके लिए मर्द है। अब ये तो एक तो होगा या लोग उसको कहें यार ये औरत लगता है, ये मर्द लगता है। जेंडर आइडेंटिटी मीन्स ए पर्सन्स इनर मोस्ट एंड इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ एज अ मेल फीमेल। अंदर के अंदर जो फीलिंग उसको आती है ना कि मैं मर्द हूं, या फीलिंग आती है मैं औरत हूं, वो कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं। बेशक उसको पैदाइश के वक्त मर्द कह दिया जाए या औरत कह दिया जाए, उसके कोई तस्वर नहीं है। और ए ब्लेंड ऑफ बोथ और नीदर दैट कैन कोरस्पॉन्ड और नॉट टू द सेक्स असाइन्ड बाय द बर्थ। यानी अगर पैदाइश में एक डॉक्टर उसको पैदा करते वक्त लिख देता है कि ये लड़का पैदा हुआ है, लेकिन अचानक 15 साल की एज के अंदर वो कहता है नहीं नहीं मैं तो लड़की हूं, तो मुझे लड़की कह दिया जाएगा। और कोई लड़का महज इस बुनियाद पर ख्वाजा सरा कैसे हो सकता है कि वो ये कहता है कि मुझे बचपन में मेकअप करना या मेहंदी लगाना या नेल पॉलिश लगाना पसंद था? मैं कानून बता रहा हूं जी बीबी, मैं कानून पढ़ रहा हूं। अच्छा आप देखें, रिकॉग्निशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन। A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity. कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं। As such, in accordance with the provisions of the act, कि वो अपने तौर सेल्फ परसीव्ड जाती तौर पे वो अगर समझता है, होगा क्या? अब दुनिया पूरी में जहां भी कानून है वहां होता यह है कि इंसान जो है उसको पैदा होते ही जेंडर आइडेंटिटी बताई जाती है। साथ डॉक्टर ये लिखता है कि बुनियादी तौर पर पैदा औरत हो रही थी, लेकिन इसमें अंदर कुछ खराबियां ऐसी हैं कि ये एक औरत नुमा जैसे कहते हैं डिफॉर्म, या एक जैसे खुसरा या ख्वाजा पैदा हो गया, या एक मर्द पैदा हो गया था और उसके जिनसी आज़ा ऐसे नहीं है कि ये मर्द कहलाया जा सके, ये ख्वाजा पैदा हो गया। या बड़ा होके उसको किसी ऑपरेशन के जरिए या किसी जगह पे चोट लगने की वजह से या कोई और बीमारी की वजह से
उसकी जिनसी आजाद जो है मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो गए, मर्द हो या औरत हो, तो उसके बारे में भी कहा जाता है कि ये बुनियादी तौर पर हो गया। ये 3-4 रीजन हैं। यहां क्या जाता है, नहीं सेल्फ परसीव। अब होगा क्या, पाकिस्तान में जितने ख्वाजा सरा जो बेचारे पैदाइशी पैदा हुए हैं वो तो रहेंगे, लेकिन एक आदमी जो 3 बच्चों का बाप है, अचानक वो समझता है कि मैं लड़की लड़की लग रहा हूं कुछ, अब वो क्या करेगा। अब सुने, एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन being the citizen of Pakistan who has attained the age of 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to the self-perceived gender. Okay. यानी मैं अपने आप को जो परसीव करता हूं, आइडेंटिटी विद नादरा, वो कहेगा, नादरा के पास जाएगा, वो कहता है मैं औरत लगती हूं, नादरा उसे औरत का एक कार्ड बना के दे देगा। अब वो मोहल्ले में ढूंढेगा या दोस्तों में ढूंढेगा कोई मर्द जो उसके साथ जिनसी तल्लुकात रखना चाहता है, वो दोनों, एक के पास औरत का शनाख्ती कार्ड होगा, एक के पास मर्द का शनाख्ती कार्ड होगा। वो मौलवी साहब के पास जाएंगे और एक पर्दे में छुपा हुआ औरत के लिबास में होगा, मौलवी साहब उसका निकाह पढ़ा देंगे। अब 2 मर्दों का निकाह हो जाएगा इस कानून के तहत। ठीक, ये आपका मुद्दा है, ठीक है सर। यानी कि जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन है, मैं कानून पढ़ रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, जेंडर आइडेंटिफिकेशन जिसके तहत आप समझते हैं, जो मौक़िफ़ है वेरी क्लियर एंड लाउड कि हम जिस परस्ती को फरोग मिलेगा। लेकिन सर जो दूसरे हकूक इसके अंदर जो है डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि तालीमी हो गया, मुलाजमत, विरासती जायदाद, मेरे ख्याल से उस हवाले से भी बात करनी चाहिए। देखिए, उसका तो हक खत्म हो गया ना, तबाह हो गया। एक पोस्ट निकलती है और उस पोस्ट पे कहा जाता है कि इसमें 5% कोटा ख्वाजा सराओं का है, ठीक है। अब एक मेरे साथ काम करने वाला लड़का उठता है, वो जाके नादरा में दरखास्त देता है या आपके साथ काम करने वाला किसी जगह कि जनाब मैं तो ख्वाजा सरा हूं, मैं तो, मुझे लग रहा है, सेल्फ परसीव। वो जाके ख्वाजा का आइडेंटिटी कार्ड बनाता है, उस पोस्ट पे अप्लाई कर देता है। जब अप्लाई करता है तो बाकी ट्रांसजेंडर जो है वो पीछे रह गए बेचारे, जो बेचारे मिस्कीन होते हैं, बचपन से जिनको ना पढ़ाई मिली। ये लड़के के तौर पे पढ़ाई का, एक लड़की चली जाती है, ये अच्छी पढ़ाई भी कर चुका होता है, जिंदगी अच्छी गुजार चुका होता है, नौकरी ले लेता है, ठीक है। 3 महीने का ये कानून जो कहता है 3 या 4 महीने के बाद उसको सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी होती है, नहीं अब तो मैं वापस मर्द हो गया हूं, वापस जाके मर्द का कार्ड बनाता है, नौकरी दे चुका हुआ। ये तो बुनियादी, आपने तो तबाह बर्बाद कर दिया बेचारा को। वो मेरे साथ कल खड़े हुए थे जिलेट कोर्ट में, जितने भी ख्वाजा सरा असल हैं, जो पैदाइशी हैं, या जो किसी हादसे की वजह से पैदा हुए हैं, बने हैं, या जिनको पकड़ के जिनके जिनसी आज़ाद काट दिए गए वो हैं, वो सारे मेरे साथ खड़े हुए थे। सिर्फ 1-2 लोग ऐसे थे जिन्होंने से एक लड़का था जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, वो बाद में उसने अपने आप को बनाया और वो आयशा मुगल नामी मोहतरम वो साथ आई हुई थी, वो मोहतरम थे, वो मोहतरम खुद ब खुद हो गए। उन्होंने कहा नहीं, वो यूनिवर्सिटी के, तो उसके प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं। ठीक है सर आप ये जो जेंडर आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं, अब तो देखें ना कि जो बिल है ये अब मुल्की कानून का हिस्सा बन चुका है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल वैलिड है। इसके लिए अब क्या किया जा सकता है या क्या किया जाना चाहिए? शरीयत कोर्ट इसीलिए बनी है कि पाकिस्तान के अंदर आईने पाकिस्तान कहता है कि कोई कानून शरीयत के मुनाफी नहीं बन सकता। अब शरीयत क्या कहती है? अल्लाह तबारक व तआला जो है वो सूरह निसा के अंदर मैं आपको पढ़ दूं कि अल्लाह ताला है सूरह निसा के अंदर आप अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए ईमान वालो, परवरदिगार ने तुम्हें एक जान से पैदा किया, व खलक़ मिनहा ज़ौजा, फिर जोड़ा बनाया उसका, व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और फिर उनसे मर्द और औरतें पैदा कर दी। अल्लाह ने बताया मर्द और औरतें पैदा की, दो ही जिनसे बताई आपने। अब उसके आगे अल्लाह ने ये नहीं बताया कि मैंने उनमें से इतने नाबीना पैदा किए, इतने ज़हनी तौर पे माजूर पैदा किए, इतने वो अपना जैसे कहते हैं अपना समाज के महरूम पैदा किए, इतने जिनसी तौर पे माजूर पैदा किए। ये अल्लाह ने कहा, जिनसे बुनियादी तौर पे अल्लाह ने 2 बुनियादी तौर पे अल्लाह ने बताई। तो इस कानून के अंदर एक नई जिन्स को खास तौर पे सेल्फ परसीव, अब उसमें अल्लाह तबारक व तआला लानत भेजी है उन लोगों को कि जो उस औरतें होकर मर्द की शक्ल इख्तियार करें और मर्द होकर औरत की शक्ल। एक तो पैदाइशी है, जो बंदा सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, अब देखिए दुनिया पूरी के कानून कहते हैं, ये देखें इंडिया का मैं कानून आपके सामने रखता हूं। इंडिया के कानून के अंदर बाकायदा एक कमेटी है और वो कमेटी जो है वो बाकायदा एग्जामिनेशन करती है और उस एग्जामिनेशन के तहत उस कमेटी के अंदर एक मेडिकल अपना वो है
सिविल सर्जन शामिल है, जैसे कि चीफ मेडिकल ऑफिसर, द डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, द साइकोलॉजिस्ट और द साइकियाट्रिस्ट, a representative of the transgender community and an officer that appropriate the government nominated by the government. इंडिया में ये है। सिर्फ अमेरिका में सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी उन मुल्कों में है कि जहां गे मैरिज अलाउ है। पाकिस्तान ना 57 इस्लामी मुल्कों में ऐसा कानून बना है ना किसी और जगह। ये जो हादीसें हैं, अब मैं आपको यहां से पढ़ के सुनाता हूं, इसलिए ये कानून खत्म होना चाहिए। हमसे माद बिन फजाना ने बयान किया, हमसे शाम बिन जायजा बिन कसीर ने, इकरमा ने, उनसे अबिन अब्बास ने किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखन्नस मर्दों पर और मर्दों की चाल चलन इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत भेजी और फरमाया इन जनाना बनने वाले मर्दों को जी, एक होता पैदाशी जी, अपने घरों से बाहर निकाल दो। तो मसला यह है कि एक तो होता है पैदाइशी, एक होता है किसी हादसे के तहत। अगर हम वेस्ट को थोड़ा सा देखें, और आपने इंडिया की भी एग्जांपल दी, और अगर हम वेस्ट को भी देखें तो वहां पर तो अब इन चीजों की एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। आप समझते हैं कि ये भी एजेंडे के तहत पाकिस्तान में सब कुछ किया जा रहा है, और क्या इस बिल में तब्दीली की गुंजाइश है? क्योंकि 2018 का बिल अगर अब पास हो रहा है तो इसमें तब्दीली कब आएगी? शरीयत कोर्ट को पूरा इख्तियार है कि हर ऐसा कानून जो कि इस्लाम के खिलाफ हो उसको स्ट्राइक खत्म कर दे। पाकिस्तान की एक आईन क्या है कि कोई कानून इस्लाम के खिलाफ, कुरान और सुन्नत के खिलाफ, रिपग्नेंट टू कुरान और सुन्ना नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए ये जो बिल है इसको सुप्रीम कोर्ट किसी भी वक्त वापस उसको रेफर कर सकती है असेंबली के अंदर और कह सकते हैं इसको हमें कोई मसला नहीं, ये सेल्फ परसीव्ड खत्म कर दें। हमें क्या है, हम ये क्या है कि उसके अंदर मेडिकल कमेटी बताएं, एक मेडिकल कमेटी बनाए जो बता दे कि जनाब ये पैदाइशी तौर पे है और ये हादसाती तौर पे बना है। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर अचानक आपको खुमार चढ़ता है, अब दुनिया में सेल्फ परसीव किसी कानून में नहीं होता। मैं कहता हूं मुझे सुबह सुबह कि मैं इमरान खान लगने लगता हूं तो मुझे इमरान खान की कुर्सी बिठा देंगे। मैं कहता हूं मैं एंकर लग बने तो सुबह मॉर्निंग शो मैं करना शुरू हो जाऊंगा आपकी जगह। मैं तो अपना हरफेराज ही करूंगा। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। और ये सब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला और जो पूरी सूरत हाल है उससे मुतालिक आप हमें बता रहे थे। जनाब यहाँ पर वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक वक्फे का, ब्रेक के जाने बढ़ेंगे, जिसके बाद आएंगे वापस और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब वंस अगेन, और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। और प्रोग्राम के इस हिस्से में जनाब अगर ख़वातीन जितनी भी इस वक्त बिजी हैं तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि भाई सारे कामकाज छोड़ दें, कामकाज तो हो जाएंगे ज़रा वक्फे के बाद, लेकिन जो डिस्कशन हम अभी आपके लिए लेकर आए हैं वो ट्रस्ट मी मेरे लिए भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और यकीनी तौर पर जो ख़वातीन हमारा प्रोग्राम देख रही हैं उनके लिए भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि भाई एक्सपर्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। और सर्दियाँ आ चुकी हैं और जब विंटर्स आते हैं तो जहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं हमारे मिजाज में, हमारे खाने पीने के पैटर्न में, वहीं पर हमारी जो स्किन है वो भी तब्दील हो रही होती है, और अक्सर लोग जो हैं वो ड्राई स्किन का शिकार हो जाते हैं या कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है। ऐसे में हमारी बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की ऐसी है जो एक्सपर्ट के पास या डॉक्टर के पास नहीं जाती है, बल्कि घर में खुद से भी टोटकास वगैरह करते रहते हैं। और ख़ासकर जिन ख़वातीन की स्किन सेंसिटिव होती है उनको जो मसाइल हैं वो डबल हो जाते हैं। तो आज ज़रा आपकी स्किन से जो रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं उसी पर बात करेंगे। जनाब हमारे साथ जो है वो स्किन एक्सपर्ट नौशीन ज़हरा साहिबा मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम गुफ्तगू करते हैं आपके हवाले से, आपके मसलों के हवाले से और मेरे मसलों के हवाले से। तो डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ क्या? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो स्किन सेंसिटिव है, इस बात को हम खुद से जज कैसे कर सकते हैं, या अपना वो कहते हैं ना कि अपने आप को खुद से एग्जामिन करें ना कि यार मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मैं तरह तरह की चीज़ें इस पर ना ही अप्लाई करूं। उसका आपको वैसे ही पता चल जाता है जैसे आप कोई चीज़ अप्लाई करते हो ना तो सेंसिटिव स्किन पे वो फौरन रिएक्शन दे देती है। अच्छा। अगर तो सूट करेगी, अच्छी क्वालिटी की आप अच्छे ब्रांड की कोई चीज़ यूज़ करते हो तो वो आपको सूट लाजमी करती है। अच्छा, स्किन सेंसिटिव होने का मतलब यहाँ पे हम ख़वातीन को बता दें कि ये नहीं कि आपकी स्किन पर सिर्फ एक्ने ही है या बहुत से इश्यूज होते हैं, बहुत से इश्यूज होते हैं। आपकी स्किन क्लियर हो लेकिन सेंसिटिविटी होती है। कई दफ़ा ये होता है कलर ख़राब होने लग पड़ता है, उस पर रिंकल्स आने लग पड़ते हैं, मार्क्स पड़ जाते हैं, वो भी सेंसिटिव स्किन का में ही शामिल होता है। ये नहीं कि अगर आपको इची हो रहा है या उससे ही ये सेंसिटिविटी होती है।
वैसे भी बहुत से इश्यूज हैं जो आपको पता चलता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है सोच के। और मोस्टली मैं सेंसिटिव स्किन वालों को यही कहती हूँ, होम रेमेडीज़ यूज़ करो, बाहर की चीज़ें मत यूज़ करो, आप खुद बना के उसको अप्लाई करो। अगर उसका फ़ायदा नहीं होगा तो आपको साइड इफेक्ट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अच्छी स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए, दोनों की बात करेंगे, लेकिन पहले हम जरा ख़वातीन की बात कर लेते हैं ताकि हमारे मसले भी जरा वो हल हो जाए, हमें भी कुछ पता चल जाए। तो अच्छी स्किन केयर रूटीन के बारे में ख़वातीन आपस में भी एक दूसरे से डिस्कस कर रही होती है, जब भाई तुम क्या लगाती हो, तुम कौन सी क्रीम यूज़ करती हो, या किस तरह से स्किन का ख्याल रखती हो। तो एक अच्छी स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए हर एक की, डेफिनेटली होनी चाहिए। और अच्छी स्किन केयर रूटीन में सबसे पहले आपकी क्लिनजिंग आती है। क्लिनजिंग मस्ट करें, मॉर्निंग में करें और जो है नाइट टाइम में ज़रूर करें। अपने फेस का मेकअप या जो भी है वो आप ज़रूर क्लिनजिंग करें, और चाहे हर्बल करें चाहे किसी ब्रांडेड क्रीम से करें, लेकिन क्लिनजिंग ज़रूर करें रात में, क्योंकि पूरे दिन का डस्ट, पसीना, कुकिंग करते हुए, खाना बनाते हुए वो जो धुआं, वो हमारे पोर्स जो है ऑब्जर्व करते हैं। और अगर हम उसको नहीं करते हैं तो फिर वो ये होता है कि आपके पोर्स में जो है ब्लैक हेड्स बनने लग पड़ते हैं, वाइट हेड्स बनने लग पड़ते हैं, एक्ने होने लग पड़ता है, और ये इश्यूज होते हैं। क्लेंजिंग मस्ट करें, क्लेंजिंग मस्ट। ये तो नंबर 1 आपने टिप दे दी। अच्छा, कई दफ़ा आपको ऐसा एहसास होता होगा बहुत सारी ख़वातीन को, और ये बात मैं अपने लिए भी करी, मैं कई दफ़ा हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और वो इचिंग इसलिए होती है कि हम मेकअप ठीक से रिमूव नहीं कर पा रहे होते हैं, हम उसमें बेहतियाती लापरवाही करते हैं। जो हम लोग जो मस्कारा लगाते हैं ना, इसके भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी आइज़ में जाते हैं। हम अगर मेकअप नहीं रिमूव करते, प्रॉपरली नहीं रिमूव करते, अच्छे क्लेंजर के साथ नहीं रिमूव करते, वो भी हमारी आइज़ पे बहुत ज़्यादा असर करता है। उसका जो बेस्ट वे होता है, आप रोज़ वाटर से अपने आइज़ को ज़रूर करो, या एक देसी टोटका होता है हमारे में, कहते हैं हनी लगा लो। अच्छा, हनी आपकी आइज़ को क्लीन करता है। हनी कैसे, मतलब आइज़ जैसा काजल लगाते हैं, रात में हनी लगा लो। अच्छा, वो आपका जो है वो गंदा पानी निकालता है और ब्राइटनेस लेकर आता है नेचुरल वे से। उससे किसी मैंने ये फर्स्ट टाइम ये वाली टिप हनी जो है कोई तकलीफ नहीं होती, हल्का सा थोड़ा सा होता है, इची होता है फॉर द टाइम बीइंग। ओके, वो आपका जो गंदा पानी निकालता है। इसके अलावा जब हनी हमारे लैशेस पे लगता है, वो बहुत अच्छा, आपकी लैशेस में ग्रोथ होती है, शाइन आती है, आपकी आइज़ में शाइन आती है। ये एक नेचुरल होम रेमेडी है। अच्छा, डार्क सर्कल्स ख़वातीन को जो है वो फेस पर एक जो बड़ी प्रोमिनेंट 2 चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है एक तो एक्नी का हो जाना जो ख़वातीन को बड़ा इरिटेट करता है, मर्दों को भी इरिटेट करता है, और एक्नी ऑल्दो के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और हर कोई इससे छुटकारा हासिल करना चाहता है। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होते हैं डार्क सर्कल्स, कि अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आपकी सारी पर्सनालिटी और आपके फेस की फ्रेशनेस वो साइड पे कर देंगे। तो इन दोनों के हवाले से ज़रा बात करते हैं। हाँ, डार्क सर्कल्स का जो है, डार्क सर्कल्स हो या स्किन हो, मैं बेसिकली कहती हूँ स्किन जो है ये हमारी बेस होती है। मेकअप से पहले आप अपनी बेस को सही करो, बेस आपकी सही होगी तो। लेकिन हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, जी मेरे ये प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स हो गए हैं। आपका जो हेल्थ इशू भी देखें, हेल्थ में क्या है, आप क्रीम्स लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और इंटरनली आप जो है कोई इशू है आपका हेल्थ का है, ब्लड की कमी है या कुछ ऐसा है, तो वो फिर आपकी आइज़ पे होता है। आपकी नींद नहीं पूरी हुई है, आपने स्ट्रेस लिया हुआ है, और अगर आप में ब्लड की कमी है तो डार्क सर्कल्स होते हैं। मैं इसको यही कहती हूँ कि अगर कोई इस किस्म का इशू होता है तो पहले आप डॉक्टर को चेक करो। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि अपना खाना पीना जो पैटर्न है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा अब जो कि सर्दियाँ हैं, विंटर्स हैं, तो बड़ा दिल करता है मंचिंग करने को। ड्राई फ्रूट्स भी अगर हम लोग खाते हैं तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। फिर फ्राइंग की चीज़ें अक्सर शाम में चाय के साथ दिल करता है कि भाई फ्राइंग, पानी का इंटेक, वाटर इंटेक नहीं हो रहा होता, बहुत ज़्यादा तो हम वन फाइंड देखते हैं कि फिर रात को जो है वो चिन पे मेहमान आ गया, यानी कि पिंपल बना है। तो जब हम अपने खाने पीने के पैटर्न का ख्याल नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली वो सब कुछ हमारी स्किन पर भी आ रहा होगा। बेशक बेशक, क्योंकि सबसे पहले पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा लें, चाहे वो विंटर हो चाहे वो समर हो। और स्पेशली अगर हम ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करें, और ऑयली चीज़ें, इसमें ऑब्वियसली ऑयली आप ले रहे हो, आपके जिसके ऑयली स्किन है, जो ऑयल वाले, जो सेंसिटिव स्किन वाले, वो पिंपल्स भी निकलेंगे, वो ये सब चीज़ें इश्यूज आते हैं। फिर अपनी डाइट पे सबसे पहले करो, उसके बाद अपने हेल्थ का जो है विटामिन लो, ये सब चीज़ें लो, तो ये आपका जो है हेल्थ, स्किन का इशू, आपके हेल्थ का इशू
वो नहीं होगा। नौशीन जी थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया नियो पाकिस्तान में। अच्छा जी, आई एम श्योर कि बहुत सारे मर्दों को ऐसा लगता होगा और अक्सर लोगों का फीडबैक भी मुझ तक पहुंचता है कि भी आप हमेशा खवातीन की स्किन केयर के हवाले से बात करती हैं। तो आज इस सेगमेंट को हम क्लोज इसी नोट के साथ करेंगे कि आप स्किन के हवाले से जो भी कोई सेगमेंट लेके आएंगे तो वो हम मर्दों के लिए लाजमी लेके आएंगे, क्योंकि मर्द भी आजकल में उतने ही कॉन्शियस है जितनी खवातीन है, और स्पेशली वो मर्द हजरात जिनका बाइक पे एक्सपोजर ज़्यादा है तो उनकी स्किन जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। उस हवाले से भी हम एक सेगमेंट ज़रूर आने वाले दिनों में रखेंगे। अभी फिलहाल लेंगे प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा, जिसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, नंबर अगर मैं चाहूँ कि हम चलवा सकें अगर इस सेगमेंट में, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़ा लोगों के दिल के करीब होने वाला है सेगमेंट, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी ऐसी होती है कि आजकल हर एक को होती है। लंबा नहीं करूँगी गुफ्तगू को, और अच्छा एक जुमला बोलूँगी, फिर उसके बाद हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे मैं आपकी बात करवाऊँगी। जब भी मर्द हजरात दफ्तर से वापस घर पहुँचते हैं तो सारे दिन की थकन, एंजाइटी या जो स्ट्रेस होती है वो अपने स्पाउस पर निकाल रहे होते हैं। और एक जुमला हम बहुत सुनने को मिलता है कि भाई मैं तो बहुत काम करता हूँ, मुझे तो बड़ी थकन होती है, बॉस ने बड़ा तंग कर रखा, बड़ी टेंशन है ऑफिस के कामों की। लेकिन हम उसमें ये भूल जाते हैं कि ये सारी स्ट्रेस, ये सारी एंजाइटी, ये सारा डिप्रेशन, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज़ है, क्योंकि आपके स्पाउस भी घर में उतना ही काम कर रही है या उतना ही पार्टिसिपेट या कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, तो स्ट्रेस दोनों साइड्स पे होती हैं। लेकिन अब मैं वैसे मर्दों के एंटी नहीं बिल्कुल भी बात करी, लेकिन ये चूंकि बहुत कॉमन है इन आवर सोसाइटी, इसलिए इसी के ऊपर बात करेंगे डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा से। डॉक्टर ताहिरा, टेल मी, आपने भी क्या ये जुमला बहुत बार सुना है? हाँ, ये सुनने को काफी ज्यादा मिलता है कि आदमी खास तौर पे जब घर आते हैं तो उनको लगता है कि जी सारा, क्योंकि सारा दिन वो बाहर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस को उन्होंने देखा है, तो बहुत सारा गुस्सा और जो फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी उन्होंने अपने काम या बाहर के माहौल में देखी होती है, तो वो अक्सर घर आके जो है वो दूसरों को बताई भी जाती है और उन पे निकाली भी जाती है। ये होता है, ये होता है। ये लेकिन क्यों होता है? ये सिर्फ मेरा ये सवाल है कि ये क्यों होता है? ये सिर्फ मैं आगे इसको कंटिन्यू करना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ मर्दों के साथ नहीं होता, इवन वो खवातीन जो कि घर से बाहर काम करती हैं उनके बारे में मैंने ये चीजें देखी और सुनी है कि जब वो भी घर आती हैं तो उनका वो बिहेवियर जो है उसी तरह का होता है, उस तरह का गुस्सा जो है या एंजाइटी जो है वो स्टोर कर रही होती है अपने घर वालों के ऊपर। तो बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि कहीं ना कहीं जो वो लोग के घरों से बाहर काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ वही काम करता है। हाँ, सिर्फ वही काम करते हैं और वो लोग ब्रेड विनर्स हैं, क्योंकि बहुत सारी जो फैमिली की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं खास तौर पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ, जो फैमिली की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो उसको शेयर कर रहे होते हैं, वो उन्होंने उठाई हुई होती है, और घर में सारे जो अखराजात हैं, मामलात हैं, जो जिंदगी की चमक धमक है, एक्चुअली उसका बहुत ज्यादा इंहिसार जो है उनके कमाने के ऊपर होता है। हर वो फर्क जो कि घर में अर्निंग हैंड होता है उसका होल थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो मर्द हो या औरत हो, और इसी वजह से उसके बिहेवियर्स भी थोड़े से जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। डॉक्टर ताहिरा, हम अपना रिलेशन कितना खराब कर लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि हम अपने मूड स्विंग्स की वजह से या हम अपनी स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे होते, उसकी वजह से हमारा जो रिलेशनशिप है वो भी समहाउ बहुत इफेक्ट करता है, जो कि बड़ी कोई रीजन कई दफा नजर भी नहीं आ रही होती, लेकिन छोटी छोटी बातें महज मूड स्विंग्स की वजह से जमा हो जाती हैं। कैसे मैनेज करना चाहिए? बेसिकली एक्चुअली हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स जो है ना वो होती तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हमारे ऑफिस का और घर का माहौल इस तरह से डेवलप नहीं किया जाता जहाँ पे लोग जो है लेस स्ट्रेस्ड फील करें। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, लाइक अगर आप सिर्फ स्माइल ही कर रहे हैं और हंस रहे हैं, आप कह कहा मार के हंस रहे हैं या वैसे हंस रहे हैं, तो आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। ये एक सिंपल और नेचुरल तरीका है जिससे आपका स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो जाता है, बिकॉज जब आप हंसते हैं तो आपकी बॉडी से एंटी स्ट्रेस जो है वो केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको रिलैक्स करते हैं, आपके मूड को चेंज करते हैं। इसी तरह से अगर आपका मूड बहुत ज्यादा लो जा रहा है तो अगर आप थोड़ा सा हाई बीट्स वाला म्यूजिक सुन लेते हैं, थोड़ा सा फनी किस्म का कोई क्लिप देख रहे थे, तो आपका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में जा रहे हैं, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है,
अगर आप थोड़ा सा लो बीट्स वाला और लाइट कलर्स को आप देख लेते हैं, लो बीट्स वाला म्यूजिक सुन लेते हैं, तो आप ये चीजें मैनेज हो जाती हैं। बेसिकली यह जो एक चीज कल्प्रेट है इस सारी चीज की, वो होती है हमारी सेल्फ टॉक। जो कुछ हमारे ऑफिस में हो रहा होता है, हमारे यहाँ पे हम अपने रोल्स नहीं चेंज कर रहे। हम ऑफिस से बाहर आ रहे हैं, हमने वही सारी ऑफिस की चीजें सोचना शुरू की होती हैं, वही सारे काम सोचना शुरू किए होते हैं जो हमने ऑफिस में किए होते हैं। हमें अपनी हैट्स चेंज करने की जरूरत पड़ती है। और हैट्स करने का मतलब ये है कि ऑफिस से जब आप जैसे स्टेप आउट होते हैं, तो आपको अपने आप को ये याद दिलाने की जरूरत है, ये बार बार कहने की जरूरत है कि अब मैं घर जा रहा हूँ और ये मेरा फैमिली टाइम है। अब मैं घर जा रहा हूँ, ये मेरा फैमिली टाइम है। ये कहना तो इसलिए जरूरी है कि ऑलरेडी यहाँ पे एक बातगश्त, एक कम्युनिकेशन आपके दिमाग और दिल की चल रही होती है। तो जब आप अपने दिमाग और दिल की इस कम्युनिकेशन को पॉजिटिव कर लेते हैं, जो कि आपके अपने हाथ में है, तो आप स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार कम से कम होते हैं मगर कम से कम होते हैं, और आपके थॉट्स आपको पॉजिटिव फीलिंग्स जो हैं वो देना शुरू कर देते हैं। ठीक है डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, रिजवान ने हमें कॉल किए, जरा उनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रिजवान। वालेकुम सलाम। रिजवान की आवाज बढ़ा दें स्टूडियो में। रिजवान, क्या पूछेंगे आप? आपको भी क्या स्ट्रेस होती है ज्यादा? मैम 4 साल से ना मुझे डिप्रेशन का मसला है, तो मेडिसिन खा रहा हूँ, लगातार मेडिसिन खा रहा हूँ। क्या एज है आपकी? 1-2 टेंशन की वजह से ये मसला बना मुझे। अच्छा, कभी रिजवान आपने किसी मेडिसिन के अलावा जो दूसरे तरीकाकार होते हैं अपने डिप्रेशन को मैनेज करने वाले, कभी आपने उनको भी इस्तेमाल करने की कोशिश की है, उनको सीखा है? तो मैंने 2-3 डॉक्टर मैंने चेंज किया है, तो मेडिसिन लिख के दे रहे हैं, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करवा देते हैं, ठीक हो गया। तो ये डिप्रेशन जो है कि ये खानदान में भी है या ये सिर्फ आपको ही हुआ है? नहीं, और किसी को नहीं है। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जब सर्दी आती है तो अक्सर लोगों का आइसक्रीम खाने को ज़्यादा दिल करता है, ज़्यादा मज़ा। अक्सर लोग कहते हैं कि इस आइसक्रीम खाने का मज़ा ही तो ठंड में है। इसी तरह हमारी जो बड़ी प्यारी सी शेफ़ है, हमारी बड़ी प्यारी दोस्त है, ये भी ठंडे ठंडे ड्रिंक्स बनाती हैं, और हमारी जो क्रेविंग है ना उसको ये बाहर वो निकालती हैं कि वो कहती हैं कि भाई सर्दियों में ठंडे ड्रिंक्स पीने का क्या ही मज़ा है। और आज की भी बड़ी ज़बरदस्त और एक हेल्दी रेसिपी अनम लेकर आ रही है। मुझे तो पता चल गया है, लेकिन आपके लिए जनाब ज़रा अनम से ही जानते हैं कि आज कौन सा हेल्दी ड्रिंक है अनम? जी नबीहा, आज जो हम ड्रिंक बनाने जा रहे हैं वो है आलमंड शेक बनाएंगे। को पता है कि आलमंड शेक जो है वो जो लोग चाह रहे, जैसे पोस्ट वर्कआउट से पहले अगर वो वर्कआउट करने जा रहे हैं, हाँ, तो अगर वो आलमंड शेक ले लें तो वो उनके लिए कंप्लीट मील के तौर पर काम करेगा। और दूसरी बात, जैसे कि आप बात करिए कि सर्दियों में कभी कभी आपका आइसक्रीम की इंटेक लेने को दिल करता है, कभी कभी नहीं, आई गेस ज्यादातर हाँ, तो आप जो है इसमें जो है ऑप्शनल है आइसक्रीम, अगर आप चाहें तो डालें, अगर आप चाहें तो अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चों को आपको पहले कि वो बहुत फैसिनेट करती है। बिल्कुल, तो सिंपल इंग्रेडिएंट से कोई, आपको पता है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। अच्छा, और इतनी मजे की आसान सी छोटी छोटी रेसिपीज आप घर में बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जिस तरह से जिम के लोगों के लिए या जो एक्सरसाइज पसंद करते हैं उनकी हमने बात की, तो उनको प्रोटीन शेक की आपको पता है कि बड़ी जरूरत होती है। हाँ, और जो बाहर से जो प्रोटीन जार्स मिलते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो अनम हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? सिंपल नबिया इंग्रेडिएंट्स है इसमें। हम मिल्क ले रहे हैं, कोई भी टेट्रा पैक या फ्रेश मिल्क जो भी आपको पसंद हो, या अगर आप डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो आप स्किम मिल्क भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शनल है। और आलमंड मिल्क बड़ी अच्छी एक ऑप्शन है, वो आलमंड मिल्क भी जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे आलमंड्स, तकरीबन ये 8 से 10-15 आप कह लेंगे आलमंड्स है, जो कि मैं तकरीबन 2 से 3 ग्लास में यूज करूंगी। आप अकॉर्डिंग टू जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर वनीला आइसक्रीम ऐड कर रही हूँ। इसमें जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी हमदर्द की जो शहद है वो। चीनी का मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही इसके अंदर, और थोड़ा सा वनीला एसेंस डालूंगी, एक थोड़ा सा बड़ा अच्छा सा जो है उसका फ्लेवर जो है वो आ जाता है। तो इसको कर लेते हैं स्टार्ट। और ये जो है तकरीबन 2 से 3 ग्लास जो है
मिल्क लेंगे। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं करेंगे नबिया, तो ये बिल्कुल भी आलमंड्स जो है वो सही होंगे नहीं, इसमें ग्राइंड नहीं होंगे। तकरीबन ये 2 कप के करीब जो है वनीला आइसक्रीम है। उसके बाद मैं इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करूँगी थोड़ा सा, तकरीबन 1 पिंच के हिसाब से आप कह लें कि बहुत एक कतरा, एक ड्रॉप आपने ऐड करना है। बिल्कुल। उसके बाद मैं इसमें हमदर्द की जो हनी है वो डालूंगी इसमें 2 से 3 टेबलस्पून, और उसके बाद इसमें जाएगा हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, जो कि इसको एक कलर भी बड़ा अच्छा दे देगा, और प्लस जो है इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी आएगी, और फ्लेवर तो नेचुरली बहुत अच्छा आएगा। अब इसको कर लेते हैं ब्लेंड। रेडी, हमारा ड्रिंक रेडी हो गया है। अच्छा अनम, क्या ही बात हो, अगर इसमें आप तो एक या 2 खजूर भी ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आप चाहें तो इसमें अच्छा नट्स पे, अगर जब हम नट्स का कोई भी ड्रिंक बनाते हैं तो आप उसको अकॉर्डिंगली, अब जैसे कि हमने इसमें जो स्वीटनर ऐड किया, आपने बड़ी अच्छी बात की, जब हम इसमें डेट्स ऐड करेंगे 2 से 3, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें अपना जो फ्लेवर है मिठास का वो उसके अंदर आ जाएगा। तो आपको कोई भी जो स्वीटनर होता है आर्टिफिशियल वो ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, डालने की जरूरत। लेकिन ऑब्वियसली ये सारी चीजें ऑप्शनल हैं और हमारे अपने टेस्ट और चॉइस के, बिल्कुल वो आपकी मर्जी है। तो ये हम आपको स्टैंडर्ड शेक बनाना सिखा देते हैं, और उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको। अच्छा अनम, ये वैसे प्री वर्कआउट ही यूजुअली यूज होता है, और हाँ प्री वर्कआउट आप इसको यूज कर सकते हैं। अदर देन अगर आप चाहें तो इसको जैसे सुबह के टाइम लोगों के पास नाश्ते का अगर टाइम नहीं है फॉर एग्जांपल, तो ये शेक जो है आप अपने ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट मील है। इसके साथ अगर आप चाहें तो एक आध फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और अच्छा, आलमंड शेक में एक और चीज़ बड़ी अच्छी है, अगर आप इसके अंदर कोई फ्रूट ऐड कर दें, जैसे कि कोई एप्पल ऐड कर दें या कोई बनाना ऐड कर दें नबीहा, तो आप सोचे कि इसके नेक्स्ट लेवल फायदे हो जाएंगे। और इसको के साथ आपको कुछ और खाने की जरूरत नहीं। और अनम स्पेशली कुछ लड़कियां, वैसे तो यूजुअली जो ज्यादातर परसेंटेज है वो वेट लॉस में ही होती है, लेकिन हमारी बहुत सारी बच्चियां ऐसी भी थी जो वेट गेन करना चाहती हैं। तो जो वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए जो ये वाली शेक रेसिपी है बहुत हेल्दी, और जैसे कि अनम ने बोला कि आप इसमें बनाना ऐड कर ले या आप इसमें खजूरें ऐड कर ले, तो वो वेट गेन के लिए बहुत जबरदस्त है। अदरवाइज मसल गेन के लिए जो डाइट के लिए लोग हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वेट लूज करना बड़ा इजी है, लेकिन वेट गेन करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। यस, तो अनम यकीनी तौर पे आप इसकी एक बार दोबारा से जो रेसिपी है वो शेयर कर दें हमारी ऑडियंस के साथ। सिंपल, तकरीबन 2 से 3 ग्लास मैंने इसमें टेट्रा पैक का मिल्क यूज़ किया है। उसके अंदर 1 कप के करीब जो है मैंने आलमंड्स यूज़ किए हैं, जो कि तकरीबन 10 से 15 थे। उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है वो ऐड किया है। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैंने हमदर्द की शहद ऐड की है, वनीला एसेंस ऐड किया है, वनीला आइसक्रीम ऐड की है। ऑप्शनल है दोनों में से, अगर आप आइसक्रीम को स्किप करना चाहे तो आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद सिंपल मैंने इसको ब्लेंड किया है, ब्लेंड करने के बाद इसको ग्लास में सर्व किया है। बिल्कुल, और घर में जरूर ट्राई करें, हेल्दी स्नैक है, हेल्दी शेक है, और फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। आनंद, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा आप भी ख्याल रखिए। कल होगी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।